हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ऑप्टिक्स फिजिक्स के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। जो ऑप्टिक्स फिजिक्स है उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। अधिकतर सेक्शन में टर्म टेस्ट एग्जाम में यूनिट नंबर फर्स्ट में से ही आएंगे क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट है: अध्रुव प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट और एक पोलराइज्ड लाइट और डबल रिफ्रैक्शन दिया अपवर्तन। तो निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट में देखिए, अध्रुव प्रकाश क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो देखिए, ये एक स्रोत है, माना कि ये क्या है, सोर्स है, एक सोर्स है, स्रोत है। इससे यदि कोई किरण आ रही है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में आ रही है। माना कि इससे क्या आ रही है, कोई किरण आ रही है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में। ये कोई सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, जिसमें से किरण आ रही है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में। जो किरण आती है इसमें वो कण होते हैं, वो विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में होते हैं। जो सोर्स प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसमें जो कण होते हैं विद्युत क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में होते हैं। प्रकाश स्रोत के लिए चुम्बकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता है, इसलिए इसको क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, किसको, चुम्बकीय क्षेत्र को। और विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ही रहता है प्रकाश स्रोत पर। जब जब कोई किरण आती है ना, जब सोर्स से क्या आती है, किरण आती है, तो उसमें जो कण होते हैं कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और उनका कंपन सभी दिशाओं में होने लगता है। क्या होने लगता है, कंपन करने लगते हैं। कोई इस प्रकार क्या होने लगता है, उसमें कंपन होने लगता है। जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जैसे अध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि जो प्रकाश स्रोत होता है उससे कोई किरण आ रही है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में आ रही है। माना कि उसमें जो कण होते हैं वो आपस में क्या करने लगते हैं, सभी संभव दिशाओं में कंपन करने लगते हैं। अब इसकी परिभाषा देखे, ये क्या है, एक आंसर। प्रकाश प्रकाश सदिश का कंपन संचरण की दिशा के, प्रकाश सदिश का कंपन संचरण की दिशा के अभिलंबत प्रकाश जो सदिश है उसका कंपन संचरण की दिशा के अभिलंबत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। प्रकाश सदिश का कंपन संचरण की दिशा के अभिलंबत सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। ऐसी प्रकाश किरण को, ऐसी प्रकाश जो किरण होती है, ऐसी प्रकाश किरण को अध्रुवित प्रकाश किरण कहते हैं। ये क्या हुई, अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट की क्या हुई, डेफिनेशन हुई। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें छोटी छोटी परिभाषाएं, जो कि परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं लेंथी क्वेश्चन में जोड़कर। ये क्या हुआ, अध्रुवित प्रकाश। अब देखिए ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। देखिए सेकंड, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट।
देखिए माना कि ये क्या है, एक प्रकाश स्रोत है, सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, इसमें से कोई किरण आ रही है, किरण आ रही है तरंग के रूप में, क्या आ रही है, किरण आ रही है संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में आ रही है। यदि प्रकाश स्रोत से जो किरण आ रही है वो एक निश्चित दिशा में आ रही है, उसमें जो कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, लंबवत क्या होता है उनका कंपन करने लगते हैं। यदि प्रकाश स्रोत से कोई किरण आ रही है एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में आ रही है, तो उसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे के क्या करते हैं, लंबवत कंपन करने लगते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, बी, पोलराइज्ड लाइट ध्रुवित प्रकाश, यदि प्रकाश किरण का कंपन तरंग संचरण, तरंग, यदि प्रकाश जो किरण है उसका कंपन तरंग संचरण के लंबवत एक निश्चित दिशा में हो, क्या हो, एक निश्चित दिशा में हो, एक निश्चित दिशा में हो, यदि प्रकाश किरण का कंपन तरंग संचरण के लंबवत एक निश्चित दिशा में हो तो उसे अनपोलराइज्ड लाइट ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन हुई, ध्रुवित प्रकाश की। यदि प्रकाश किरण का कंपन तरंग संचरण के लंबवत एक निश्चित दिशा में हो तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जो प्रकाश स्रोत होता है उससे जो किरण आ रही है उसमें जो कण होते हैं उनका एक दूसरे की निश्चित दिशा में क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। देखिए सेकंड थर्ड, देखिए क्या होता है डबल रिफ्लेक्शन, द्वि अपवर्तन क्या होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसको मिटा देते हैं। सी पॉइंट देखिए, डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है। माना कि ये क्या है, साइड में देखिए, ये कोई विशिष्ट क्रिस्टल है, क्या है, विशिष्ट क्रिस्टल है, क्या है, विशिष्ट क्रिस्टल है। जैसे कैल्साइट क्वार्टज, जैसे कैल्साइट का क्रिस्टल है, माना कि किसका क्रिस्टल है, कैल्साइट, कुछ विशिष्ट क्रिस्टल कैल्साइट क्वार्टज का क्या है, क्रिस्टल है। जब इस विशिष्ट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश किरण को, अध्रुवित प्रकाश किरण, अध्रुवित प्रकाश किरण को क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है। क्या किया जाता है, जब इस विशिष्ट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है तो यहाँ क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। क्या होती है, अपवर्तन की घटना होती है। ये तो ये किरण दो किरणों में विभाजित हो जाती है, एक किरण सीधी निकल जाती है, एक किरण कैसी निकल जाती है, सीधी, और एक किरण कुछ बाउंड हो जाती है यानी कि मुड़ जाती है। जो किरण सीधी जा रही है वो रिफ्रैक्शन के नियमों को फॉलो नहीं करती है, यानी कि अपवर्तन के नियमों को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि अपवर्तन में एक किरण, अपवर्तन में किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है, मुड़ जाती है। जबकि ये किरण कैसी निकल रही है, सीधी निकल रही है, सीधी निकल रही है। तो इस ये कौन सी किरण है, ई किरण।
इसे कौन सी किरण का नाम देते हैं? ई किरण। जिसे कौन सी किरण कहते हैं? असाधारण किरण। असाधारण असाधारण किरण कौन सी किरण है? असाधारण किरण। और जो किरण बाउंड हो जाती है, ये इसमें क्या है? कण है, जो बाउंड हो जाती है उसको ओ किरण कहते हैं। ओ किरण यानी कि साधारण किरण। साधारण किरण। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जब किसी विशिष्ट क्रिस्टल जैसे कैल्साइट, क्वार्ट्ज कुछ भी हो, उस पर अद्युत प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है, अद्युत प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है, तो दो किरणों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। एक किरण जिसे ई किरण कहते हैं और दूसरी किरण ओ किरण कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं, वैसे तो इससे समझ आ गया होगा। जब अध्रुवित जब अध्रुवित प्रकाश किरण को विशिष्ट क्रिस्टल जैसे कैल्साइट, क्वार्ट्ज आदि पर आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है। जब अध्रुवित प्रकाश किरण को किसी विशिष्ट क्रिस्टल जैसे कैल्साइट, क्वार्ट्ज आदि पर आपतित किया जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात किरण अपवर्तन के पश्चात किरण दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। डबल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 डेफिनेशन थी, जो अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश और डबल रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द्वि अपवर्तन के लिए हाइगेंस सिद्धांत को समझाइए। हाइगेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। द्वि अपवर्तन के लिए हाइगेंस सिद्धांत को समझाइए। देखिए, जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था हाइगेंस नामक। जो हाइगेंस था, हाइगेंस ने द्वि अपवर्तन की व्याख्या के लिए द्वि अपवर्तन डबल रिफ्रैक्शन की व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। तरंग सिद्धांत के द्वारा हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने द्वि अपवर्तन की व्याख्या क्या किसके द्वारा की? तरंग सिद्धांत के द्वारा की, जिसके निम्न बिंदु हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने
दिए अपवर्तन की व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके निम्न बिंदु हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट क्या पॉइंट था, यदि किसी क्रिस्टल पर, फर्स्ट पॉइंट वो ये जो दिए अपवर्तन की डेफिनेशन बताई ना, यदि किसी क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित होती है, यदि किसी क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो दो तरंगिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक अध्रुवित एक असाधारण किरण जिसे ई किरण कहते हैं, और एक साधारण किरण ओ किरण, दो तरंगिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट है कि जब यदि किसी क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित कराई जाती है तो दो तरंगिकाओं में विभाजित हो जाती है, एक साधारण किरण और एक असाधारण किरण, ओ किरण, ये ई किरण। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि जब, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दिए अपवर्तन के लिए हाइगन सिद्धांत को समझाइए। जब किसी अध्रुवित प्रकाश किरण को जब किसी अध्रुवित प्रकाश किरण को तरंगाग्र के किसी एकांकीय क्रिस्टल के द्विअपवर्ती पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, जब किसी अध्रुवित प्रकाश किरण को किसी एकांकीय क्रिस्टल के द्विअपवर्ती पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु दो तरंगिकाओं में विभाजित हो जाता है, दो तरंगिकाओं विभाजित हो जाता है। एक तरंगिका साधारण किरण और एक ओ किरण। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि जब अध्रुवित प्रकाश किरण को किसी एकांश किरण को तरंग जब किसी अध्रुवित प्रकाश किरण को तरंगाग्र के किसी एकांकीय क्रिस्टल के द्विअपवर्ती पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु दो तरंगिकाओं में विभाजित हो जाता है, इस एक तरंगिका ई किरण और एक ओ किरण, ये लिख लेना इसमें। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड बिंदु, माना कि ये क्या है, क्रिस्टल है, वही क्रिस्टल की कल्पना करते हैं, इस पर कोई अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित होती है, क्या होती है, अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ये क्रिस्टल है जिस पर क्या हो रही है, माना कि कोई क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज कैल्साइट है, तो ये इस बिंदु पर से कोई कण समान दूरी t पर स्थित है, कितनी दूरी पर है, सभी कण कितनी दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर, 1 मीटर की दूरी मान ली जाए जैसे हम, तो इसको मिला देंगे तो गोलीय तरंगाग्र बन जाएगा और इससे सभी कण समान दूरी पर स्थित होंगे,
इस बिंदु से सभी कण समान दूरी पर स्थित होंगे। तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि साधारण कण की तरंगिका साधारण कण की तरंगिका साधारण कण की तरंगिका क्रिस्टल में सभी दिशाओं में समान वेग से चलती है। साधारण कण की तरंगिका है क्रिस्टल में सभी दिशाओं में समान वेग से चलती है कि 1 मीटर की दूरी से 2 मीटर की जितनी भी दूरी है समान दूरी से चलती है। साधारण कण की तरंगिका क्रिस्टल में सभी दिशाओं में समान वेग से चलती है, इसलिए साधारण कण का जो तरंगाग्र होता है, साधारण कण को उकरण भी कहते हैं। साधारण कण का इसलिए साधारण कण का तरंगाग्र गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। सेकंड पॉइंट था कि साधारण कण की तरंगिकाएं क्रिस्टल में सभी दिशाओं में समान वेग से चलती हैं, इसलिए साधारण कण का जो तरंगाग्र होता है कैसा होता है? गोलीय होता है। ये सेकंड पॉइंट समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें क्या है? तीसरा पॉइंट देखिए, जो असाधारण किरण होती है, कौन सी असाधारण किरण? असाधारण किरण, जिसे कौन सी किरण भी कहते हैं? ई किरण। असाधारण किरण को क्या कहते हैं? ई किरण। जो उसका वेग होता है वेलोसिटी, असाधारण किरण का वेग यानी कि वेलोसिटी अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग 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 अलग। असाधारण किरण जिसे ई किरण कहते हैं, उसका वेग होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में। जबकि जो साधारण किरण थी उसमें सभी दिशाओं में उसका वेग क्या होता था? समान होता था। और जबकि असाधारण किरण में उसका वेग अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। और इसमें ये और ध्यान रखना कि इसमें ओ किरण का वेग ई किरण के वेग के समान होता है। कब होता है? जब प्रकाशिक अक्ष की दिशा में, प्रकाशिक अक्ष की दिशा में, प्रकाशिक अक्ष की दिशा में। साधारण किरण का वेग असाधारण किरण के वेग के समान होता है प्रकाशिक अक्ष की दिशा में। जैसे यदि ये कोई क्रिस्टल है, उस पर कोई किरण आपतित हो रही है प्रकाशिक अक्ष की दिशा में,
ऑप्टिक्स अक्ष की दिशा में, प्रकाशिक अक्ष की दिशा में, तो इसका साधारणकरण का वेग असाधारणकरण के वेग के क्या होता है, समान होता है। जबकि यदि कोई किरण प्रकाशिक अक्ष की लंबवत दिशा में आपतित होती है, ऐसी होती है प्रकाशिक अक्ष की लंबवत दिशा में आपतित होती है, तो असाधारणकरण का वेग साधारणकरण के वेग से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यदि प्रकाशिक अक्ष की दिशा में है तो साधारणकरण का वेग असाधारणकरण के वेग के समान होता है, और यदि प्रकाशिक अक्ष की लंबवत दिशा में आपतित होती है तो असाधारणकरण का वेग साधारणकरण से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए जो असाधारणकरण का तरंगाग्र है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त असाधारणकरण का तरंगाग्र कैसा होता है, दीर्घवृत्त होता है। अब इसमें कैसे लिखना है हमको, कि बोल के बता दें या लिखें, कि असाधारणकरण का वेग अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। यदि प्रकाशिक अक्ष की दिशा में, यदि कोई किरण क्रिस्टल पर प्रकाशिक अक्ष की दिशा में आपतित होती है तो साधारणकरण का वेग असाधारणकरण के समान होता है। जबकि प्रकाशिक अक्ष की लंबवत दिशा में असाधारणकरण का वेग साधारणकरण से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए असाधारणकरण का तरंगाग्र कैसा होता है, दीर्घवृत्त होता है। ये पॉइंट नंबर 3 था कि असाधारणकरण किरण का वेग अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। जबकि यदि कोई किरण क्रिस्टल पर प्रकाशिक अक्ष की दिशा में आपतित होती है तो असाधारणकरण का वेग साधारणकरण के समान होता है। जबकि कोई किरण प्रकाशिक अक्ष की लंबवत दिशा में आपतित होती है तो असाधारणकरण का वेग साधारणकरण से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए तरंगाग्र कैसा होगा, दीर्घवृत्त। ये पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट है। पॉइंट 4 देखिए, बिंदु 4 देखिए कि जो दिया अपवर्तन के लिए हैगन सिद्धांत दिया था उसके लिए क्या है कि जो कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं, कुछ क्रिस्टलों में, पहले एक बार लिख देते हैं, कुछ क्रिस्टलों में साधारण किरणों का गोलीय, क्योंकि साधारण किरणों का तरंगाग्र कैसा होता है, गोलीय। कुछ क्रिस्टलों में साधारण किरणों का गोलीय तरंगाग्र असाधारण किरणों के दीर्घवृत्त के अंदर होता है। क्या होता है, अंदर होता है। कुछ क्रिस्टलों में साधारण किरणों का गोलीय तरंगाग्र असाधारण किरणों के दीर्घवृत्त के अंदर होता है। ऐसे क्रिस्टल ऋणात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं। ऐसे क्रिस्टलों को कैसा क्रिस्टल कहते हैं, ऐसे क्रिस्टल ऋणात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं। ऐसे क्रिस्टल ऋणात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं।
विकिरण का वेग उपकरण से अधिक होता है। कि कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं, कुछ क्रिस्टलों में साधारण किरणों का गोलीय तरंगांक असाधारण किरणों के दीर्घवृत्त के अंदर होता है। ऐसे क्रिस्टल ऋणात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं। इनमें जो विकिरण का जो वेग होता है वो उपकरण से अधिक होता है। और माना कि कुछ अन्य क्रिस्टल जैसे इसी में देखिए, कुछ अन्य क्रिस्टल जैसे क्वार्टज, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेना। कुछ अन्य क्रिस्टल जैसे क्वार्टज में जो साधारण किरण है, साधारण किरणों का गोलीय तरंगाग्र असाधारण किरणों के दीर्घ वृत्त के क्या होता है, भार होता है। कुछ अन्य क्रिस्टल जैसे क्वार्टज को मान लिया जाए, उसमें साधारण किरणों का जो गोलीय तरंगाग्र है असाधारण किरणों के दीर्घवृत्त के क्या होता है, भार होता है। और इसमें क्या होता है, अंदर होता है। ऐसे क्रिस्टल धनात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं। धनात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं। ऐसे क्रिस्टल धनात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं। इनमें O कण का वेग E कण से अधिक होता है। क्या इनमें जो O कण है, O कण का वेग E कण से अधिक होता है। ये पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हुआ कि कुछ अन्य क्रिस्टल जैसे क्वार्टज में साधारण किरणों का गोलीय तरंगांक असाधारण किरणों के दीर्घवृत्त के बाहर होता है। ऐसे क्रिस्टल धनात्मक क्रिस्टल कहलाते हैं। इनमें O कण का वेग E कण से क्या होता है, अधिक होता है। और पॉइंट नंबर 5 है, नॉर्मल सा है। O कण व E कण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। कि O कण व E कण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पॉइंट बताएं, इन्हीं को आपको लिखना है। कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछे कि दिया अपवर्तन के लिए हाइगेंस सिद्धांत को समझाइए। तो आपको बताना, जो हाइगेंस नामक साइंटिस्ट था उसने दिया अपवर्तन की व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके मुख्य बिंदु निम्न है। 5 बिंदुओं को आपको क्या करना है, समझाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन को समझाइए। तो समतल ध्रुवित का प्रकाश का जो उत्पादन है 2 प्रकार से होता है, परावर्तन द्वारा ध्रुवण और अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण से। समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन को देखिए। फर्स्ट, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। की परावर्तन द्वारा रिफ्लेक्शन होता है। तो किस प्रकार हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट का आंसर कि समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन को हम परावर्तन के द्वारा
परावर्तन का जब रिफ्लेक्शन होता है तो किस प्रकार प्राप्त करते हैं। माना कि ये क्या है, माध्यम है, ये माध्यम है। कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम है, पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम है, जैसे जल, कांच, ये पारदर्शी माध्यम है। जब पारदर्शी माध्यम पर किसी अध्रुवित प्रकाश कण को अध्रुवित प्रकाश कण को अध्रुवित प्रकाश कण को आपतित कराया जाता है। जब पारदर्शी माध्यम पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो उसके एक अभिलंब वत अध्रुवित प्रकाश कण का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तन भी हो जाता है और अपवर्तन भी हो जाता है। परावर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ऐसा करने पर जो परावर्तन होता है उसमें जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है वो आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए एक वैज्ञानिक हुआ था, बुस्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो अध्रुवित प्रकाश कण को एक निश्चित कोण आई पर आपतित किया जाए, एक निश्चित कोण आई पर आपतित किया जाए तो हमें कौन सा समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन पूर्ण प्राप्त होता है। ये क्या है, ये आर कोण और ये भी आई पी, कि जब अध्रुवित प्रकाश कण को पारदर्शी माध्यम प्राप्त किया जाता है तो उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, तो हमें आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन जब एक बुस्टर नामक वैज्ञानिक है उसने बताया कि जब एक निश्चित कोण आई पर आपतित किया जाता है तो पूर्णतः क्या हो जाता है, प्रकाश प्राप्त होता है, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। बुस्टर कौन था, देखिए बुस्टर का नियम या ध्रुवण कोण या ध्रुवण कोण, जो ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है, इसका अपवर्तनांक होता है u। बुस्टर का नाम u बराबर 10I p। ये क्या है, ध्रुवण कोण या बुस्टर का नियम है। और हम जानते हैं कि u बराबर होता है स्नेल का नियम साइन आई पी अपॉन साइन आर। इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को इक्वल करने पर 10 IP बराबर साइन आई पी अपॉन साइन आर। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी बराबर साइन आई पी अपॉन साइन आर। साइन आई पी से साइन आई पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉस आई पी बराबर साइन आर, कॉस आई पी बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस आर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आई पी प्लस आर बराबर 90। अतः परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या होता है, समतल ध्रुवित होता है। अतः परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है।
ये क्या है, परावर्तन द्वारा ध्रुवण हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जब पारदर्शी माध्यम पर, और इस प्रकार लिखनी है, जब पारदर्शी माध्यम पर अध्रुवित प्रकाश कण को का आपतित किया जाता है, पारदर्शी माध्यम जल कांच आदि पर, तो परावर्तित प्रकाश कैसा होता है, आंशिक ध्रुवित होता है। लेकिन जब अध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम पर एक निश्चित कोण I पर आपतित किया जाता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, और इसको ध्रुवण कोण या बूस्टर का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार हम परावर्तन द्वारा ध्रुवण प्राप्त कर सकते हैं। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसकी हम PDF सेंड कर देंगे, और इसके जो 3 क्वेश्चन बताएं, इन सभी की PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि ये ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें हमने जो 3 क्वेश्चन बताए आपको समझा दिए, इनमें से आपको टर्म टेस्ट में अवश्य क्वेश्चन आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें भाई। थैंक यू।